गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने जो कल का लेक्चर किया था रात का पार्ट 7 6 क्लास का पार्ट 7 वह है पौधों को जानिए। ओके, तो इसमें हमने पढ़ा था पौधों को कोई पौधे कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनके आकार के आधार पर, उनके आरोहण के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर और उनके आवास के आधार पर हमने पढ़ा था कि पौधे कितने कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने आकार के आधार पर पढ़ा था कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ओके, और इसके अलावा हमने पढ़ा था बच्चों आयु के आधार पर 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था आरोहण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो आरोहण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, आरोही पौधे और दूसरा निसर्गी पौधे। आरोही यानी क्लाइंबर्स यानी चढ़ने वाले, और क्रीपर्स यानी जमीन पर बढ़ने वाले। ओके, और आवास के आधार पर मैं पढ़ा पौधे 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय पानी। आज इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और अब आज हम जानेंगे पौधों के विभिन्न भाग, यानी पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, हम आज पढ़ते हैं पौधों के विभिन्न भाग। पौधों के विभिन्न पौधों के विभिन्न भाग। ओके, अब पौधों के विभिन्न भाग बनाने समझने के लिए हम एक पौधे का एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा फ्लावर। यहाँ से अगर हम लेके मैं जल्दी से बना रही हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर यहाँ से हम ले लिया ये हमारा फ्लावर एक पौधा है। और पौधे के अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा है ये क्या है, इनके फ्रूट्स। ओके, और यहाँ पर हमने देखा ये है एक बड़, क्या है ये, बड़ यानी कली। अब हम इसको लेबलिंग करते हैं। ओके, लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग करने में देखिए, लेबलिंग करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया आपको पौधे के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। होता है रूट यानी जड़ वाला पार्ट जो कि ऊपर से नीचे होता है। दूसरे के बारे में हम बात करते हैं, वो होता है शूट। शूट यानी वायवीय भाग, यानी जो कि जमीन से ऊपर वाला पार्ट। हम 2 प्रकार के पौधे के अंदर 2 भागों की बात करते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया आपको होता है रूट, इसको मैं इंग्लिश में रूट यानी जड़, और दूसरा पार्ट होता है हमारा दूसरा होता है शूट, रूट एंड शूट। अब इसमें देखते हैं हम, ये है यहाँ पे इसका जड़ है यानी रूट पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे इसकी लीफ यानी पत्ती। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों यहाँ पे इसका ये होता है तना यानी स्टेम। ओके, ये हो गया स्टेम। नेक्स्ट की हम बात करते हैं और कौन कौन से इसमें ये रूट यानी फल, फ्रूट, सबसे ऊपर है हमारा फूल, फूल यानी फ्लावर। ये हमारा है
फ्लावर। ओके, इसके अलावा इसमें एक और चीज हमें दिखती है, इसको हम लिखते हैं कली यानी बग। ओके, तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यानी पौधे के विभिन्न भाग। इस भागों में हमने पढ़ा है बच्चों कि क्या होता है, हमें दो प्रकार के पढ़े हैं, एक तो रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी पौधे की जमीन के स्तर के नीचे वाला भाग, वो कहलाता है जड़ वाला भाग। दूसरा कहलाता है वायवीय भाग यानी जो कि हमारे स्तर में जमीन है से ऊपर वाला पार्ट, शूट सिस्टम यानी वायवीय भाग। ओके, तो इसके विभिन्न भागों में देखिए फूल, कली है, पत्ती है, तना, फल और जड़। अब इनके बारे में हम, ये पौधे के विभिन्न भाग है और इन भागों के बारे में अलग अलग जो पार्ट्स है, इसका तना है, जड़ है, पत्ती है, फूल है, तो इनके बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका तना यानी स्टेम। ओके, स्टेम पहला तो यह है कि यह इसका तना का एक वायवीय भाग है यानी जमीन से ऊपर वाले भाग जो कि लंबा लंबा होता है, ये हमारा तना होता है। अब तना क्या कार्य करता है, तने का क्या कार्य होता है, स्टेम का क्या कार्य करता है कि है इसको समझने के लिए हमें एक गतिविधि यानी प्रयोग हम करते हैं, उसी से हमें समझ में आएगा कि पौधा, ये जो पौधे में जो तना है, स्टेम है, वो क्या कार्य करता है। तो देखो बच्चों, इसके कार्य को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक गतिविधि। ओके, और गतिविधि क्या है हमारी, पौधे तने का, तने का कार्य, ये हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामग्री कि हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी बच्चों, जैसे कि कौन कौन सी होती है, हम लेंगे पौधा, एक हमने लिया जल वाटर, एक हमने लिया लाल रंग, क्या लिया, पौधा लिया, जल लिया, लाल रंग लिया, एक हमने ली ब्लेड और एक लिया हमने बीकर। इन चीजों की हमें आवश्यकता है। अब हम कर रहे हैं अपनी गतिविधि यानी जो प्रयोग है वो हम कर रहे हैं। विधि हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन विधि बच्चों मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखाऊंगी, हम समझेंगे। और विधि जो होती है बच्चों, क्या आप समझेंगे तो आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखेंगे कि क्या क्या हमने, क्या जो जो हम कर रहे हैं काम, वो भी आपको अपनी जो प्रयोग है उसमें लिखना है। ओके, तो जैसे हमने लिखा विधि, विधि में क्या किया हमने, सबसे पहले बच्चों एक बीकर लिया, क्या लिया हमने, बीकर लिया, ये बीकर हमने लिया। और बीकर लेने के बाद में हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें वाटर, ठीक, तो हमने नाम दिया, ये क्या है, बीकर। एक दूसरी बात, साइंस में यानी विज्ञान के साइंस में जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसका लेबलिंग होना, नामांकित होना जरूरी है। आप जो भी कर रहे हैं उसको लिखते जाइए, उसको नाम, उसका जो भी नाम है नामांकित उसको लेबलिंग करते जाइए। हमने दूसरा क्या डाला इसके अंदर, जल। ओके, दो चीजों के लिए एक बीकर लिया, बीकर लेने के बाद में उसमें हमने पानी डाला यानी जल डाला, और जल में भी हमने क्या मिला दिया, लाल रंग। लाल रंग में भी आप लाल रंग की शाही का उपयोग कर सकते हैं, वो हमने इसके अंदर डाला, यानी अब ये पानी का कलर क्या हो गया है, रेड। इसके बाद में हमने एक पौधा लिया, पौधा लेने के बाद में उसके नीचे तने वाले हिस्से को नीचे से हमने ब्लेड की सहायता से, किसकी सहायता से, ब्लेड की सहायता से उसे काटना। काटने के लिए भी मैंने आपको बताया, काटना हम दो प्रकार का होता है, हम नीचे से काटेंगे, अनुप्रस्थ काट, यानी जो आपका पौधा है, पौधे को जैसे हमने यहाँ पे पौधा लिया था, यहाँ से काटेंगे। ओके, ब्लेड से काटने के बाद में हम ये पौधा है, छोटा सा पौधा हम बना लेते हैं, छोटा सा पौधा हमने बनाया। ओके, ये पौधा हमने बना दिया, और फिर यहाँ से काट करके हमने किसमें डाल दिया था, पानी में। ओके, ये हमने पौधा लिया था। ओके, इस पौधे को हमने ब्लेड की सहायता से काटा और लाल रंग के पानी में रख दिया।
आफ्टर फ्यू आवर्स यानी कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब हो गया या तो 24 या 30 आवर्स के बाद में, कुछ देर के बाद में आपने अब क्या किया, आफ्टर कुछ समय के बाद में हमने पौधे को उसमें से जलने से बाहर निकाला। ठीक है, तो हमने ये पौधे से रखा था काट के, उसको हमने बाहर निकाल लिया, कुछ समय बाद में हमने इसे बाहर निकाला। अब हम क्या देखते हैं, आपने जो पौधा निकाला उसकी आप मैंने बताया था आपको, जो होती है अनुप्रस्थ और जो होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज रेखा और एक लंबा ऊर्ध्वाधर लंबा। ओके, तो हमने क्या किया, इसका एक क्षैतिज काटा यानी अनुप्रस्थ। ओके, नीचे से फिर ब्लेड की सहायता से अनुप्रस्थ काटा। क्या आप इतना बड़ा जिसका तना है इसको लेकर के आप बीच में से दो भाग कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य काट। ओके, वो दोनों हमने काटने के बाद में हम क्या देखते हैं, उस तने के अंदर कुछ लाल रंग का बता है, तो लाल रंग में भी डाला था वो नजर हमें आ रहा है कि पौधे में जिस तने के बीच में हमें लाल रंग नजर आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रयोग हो गया। अब हम करते हैं कंक्लूजन यानी हमारे निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, यानी निष्कर्ष हमारा निकलता है कि जब हमने तरीकों से रखा था तो जो लाल रंग का पदार्थ है वो क्या हुआ, पानी के साथ जल में मिली ना लाल रंग, तो जल के साथ पकड़ा यानी पौधे का तने का कार्य क्या हो गया कि जड़ द्वारा अवशोषित, क्या होगा हम बात करेंगे कि तने का कार्य है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का तने के द्वारा, तने के अंदर जो भी वाहिकाएं होती है उनके द्वारा उनका संवहन किया जाता है, और संवहन करके उस जल खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य तने के द्वारा किया जाता है। यह हमारा हो गया इसका निष्कर्ष। इस प्रयोग का हो गया कि तने का कार्य हमें पता चल गया। तने का कार्य क्या होता है, जल में खनिज लवणों का जड़ द्वारा अवशोषित जल में खनिज लवणों का संवहन करना। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रयोग हो गया। आपने यहाँ विधि लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में इसका आपको निष्कर्ष भी लिखना होगा, और ये आप अपने आप लिखिए जैसा हमने किया पहले समझाया ऐसा ही आप अपनी नोटबुक में। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है बच्चों आपका तने का कार्य, कि तना क्या क्या कार्य करता है। तने के कार्य हम लिखे, अब हम लिखते हैं तने के कार्य। तने के कार्य, तना क्या क्या कार्य करता है। पहला कार्य तो हमने अपने प्रयोग से सीखा कि तना क्या कार्य करता है। तना जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन के द्वारा संवहन करता है, और संवहन के द्वारा उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहला हम लिख देते हैं तना जड़, तना जड़ द्वारा अवशोषित तना जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन करता है तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ओके, पहुंचाता, ये फर्स्ट कार्य हो गया हमारे तने का। तना का मेन कार्य क्या हो गया, जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पौधे के द्वारा संवहन की क्रिया होती है, फिर छोटी छोटी सी वाहिकाएं होती है, नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ये जल क्या होता है धीरे धीरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सेकंड कार्य की अगर बात करें बच्चों, तो सेकंड कार्य क्या होगा, ये क्या कर रहा है, फूल पत्ती फल सभी को धारण कर रहा है, अवयव पर रख रहा है ना,
क्या लिखेंगे हम सेकेंड? यह फूल, फल, पत्तियों, फूल फल पत्तियों आदि को धारण करता है, धारण करता है यानी अपने ऊपर लगाता है। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड की अगर हम बात करते हैं जमीनी कार्य है, तो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ का संचयन करता है, यानी पत्तियों से निर्मित भोज्य पदार्थ का संचयन करता है, यानी उसको इकट्ठा करता है। ओके, ये हमारे तीन हो गए। अगर हम और बात करते हैं तो हरे पौधों में क्या होता है, आपने अब आगे नेक्स्ट पत्ती में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में हरे रंग के पत्ते हैं। हमें याद देते हैं हरे तने में क्या होता है, हरे तने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की भी फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, क्या होगा इसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ से ऊपर का नंबर हटा रही हूँ, यहाँ पे हम एक और पानी लिख रहे हैं इसका। देखिए ये तीन जो हमने कही, इसके अलावा क्या होता है, भूमिगत तने होते हैं, भूमिगत भी तने होते हैं जो कि भोज्य पदार्थ के संचयन का कार्य भी करते हैं, फिर भोज्य पदार्थ ही बनता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे भूमिगत तने। भूमिगत तने, कुछ तने क्या होते हैं भूमिगत, यहाँ पे हमने कहा है कि अगर भूमिगत यानी यहाँ पे भूमि होती है, लेकिन कुछ तने भी क्या होते हैं भूमिगत यानी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर होते हैं। कुछ भूमिगत तने अगर हम बात करते हैं जैसे कि है अदरक है, आलू, आपके हल्दी आदि एक्सेट्रा। ओके एक्सेट्रा, ये आपके हैं भूमिगत तने से। अदरक, आलू, हल्दी, भोजन संचयन, भोजन संचयन यानी भोजन को संचित रखने का, संचयन भोजन बनाने का भी कार्य भी करते हैं। ओके, ये भी हमने समझा कि कुछ भूमिगत तने होते हैं क्योंकि जैसे आलू, अदरक है, आलू है, पत्तियों की कुछ पौधे शकरकंद है आपका, तो ये सब क्या कर रहे हैं भोजन संचयन का कार्य करते हैं। तो आलू भूमि के नीचे उगता है, जमीन के नीचे उगता है, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये क्या है तना, स्टेम का पार्ट है। लेकिन ये क्या होता है भोजन संचयन के कारण, फूड बनाने के कारण क्या होता है साइज में मोटा हो जाता है और ये हमारे खाने के काम में आता है, भोज्य पदार्थ में काम आता है। इसके अलावा एक और हम पढ़ते हैं तो बच्चों वो है हमारा क्या करता है, ये पौधे को सहारा भी प्रदान करता है, तनाई पौधे को सहारा सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। ओके, तो ये हमारे हो गए कुछ कार्य, तरह के कार्य हैं, स्टेम के कुछ कार्य हैं कि तना क्या क्या कार्य करता है। मेन कार्य हो गया बच्चों इसका, क्या करेगा ये जो पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जगह खनिज लवण है तो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी कुछ बताया मैंने ये सारे आपके क्या है स्टेम के कार्य हैं, यानी तरह के विभिन्न कार्य हैं। ये हमारा यहाँ पे स्टेम हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं लीफ वाला पार्ट। लीफ जो होती है पौधे के अंदर वो क्या क्या काम करती है, लीफ के बारे में हम पढ़ते हैं। ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा हटा रही हूँ। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, लीफ।
सेकंड पार्ट हम करते हैं, हमारा है अब पत्ती यानी लीफ। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लीफ का भी डायग्राम बना लेते हैं। ये लीफ का डायग्राम, यहाँ पर हमें लीफ के अंदर अब हम इसको लेबलिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको लेबलिंग जरूरी है, नामांकित करना जरूरी है। आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें ओके, अब लेबलिंग करते हैं। देखिए जो ये है यहाँ से लंबी लंबा स्टॉक होता है, क्योंकि हमें ब्रांच एक तरीके से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं पर्ण ग्रंथ। ओके, पर्ण ग्रंथ। और जो बीच में मोटी लाइन जो आ रही है ऊपर, इसे हम कहते हैं बच्चों मध्य शिरा। क्या होती है ये? मध्य शिरा, मिड वेन। ओके, और इसके साइड से जो निकली हुई होती है ये होती है शिराएं, वेन। ओके, इसमें डॉटेड डॉटेड मैंने पार्ट बताया है आपको, जो कि हमें नॉर्मल आई से हमें दिखाई नहीं देते। लीफ में हमें ये पार्ट नॉर्मल दिखाई देते हैं, या हमें दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं पर्ण रंध्र। क्या होते हैं ये? पर्ण रंध्र, यानी इसको हम स्ट्रोमेटा भी बोलते हैं, स्ट्रोमेटा। ओके, इसके अलावा जो इसका फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम जो उसका पत्ती का फ्लैट पार्ट होता है बिल्कुल, उसको हम कहते हैं फलक, कैसे बोलते हैं लीफ। ओके, तो ये नाम है कि पत्ती के अंदर आपके लीफ में क्या क्या पाया जाता है। नहीं बताया मैंने आपको, पर्णरंध्र होता है, पर्णरंध्र या इसको हम स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें होती है शिराएं, होती है जो साइड में लगी हुई होती है, बीच में होती है मध्य शिरा यानी मिड वेन होती है, और जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फलक। ओके, अब पत्ती के अंदर हम कहेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं पत्ती का भाग इस तरह से जुड़ा होता है। जैसे हमने बताया पर्णरंध्र यानी पत्ती का भाग, पत्ती का भाग जो तने से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है पत्ती का उस भाग का नाम बताइए जो कि जड़ें तने से जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं पर्णरंध्र। ओके, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? पर्णरंध्र। पत्ती का चपटा भाग, पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? फलक, यानी इसको हम कह सकते हैं पर्ण फलक, लीफ ब्लेड। ओके, और जो बीच में एक मोटी लाइन जाती है पत्ती के मध्य में, जो मोटी शिरा मोटी लाइन जा रही है पत्ती के मध्य में, मोटी शिरा, उसको हम कहते हैं बच्चों मध्य शिरा। ओके, मिड वेन। ये तीन चीज हमने देखा, पर्णरंध्र देखा, और पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा। ओके, ये हमने इसमें देखा। अब इसके अलावा हम कहते हैं शिरा विन्यास भी देखते हैं, क्योंकि शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है आप देखिए ना अपनी कॉपी में, जो लिखी नोट डाउन करा रही हूँ आपको। अब हम इसका देखते हैं शिरा विन्यास की, पत्ती का शिरा विन्यास कैसे होता है। तो पत्ती का जो शिरा विन्यास होता है, यानी पत्ती का शिरा विन्यास,
शिरा विन्यास यानी शिराएं जो मैं बताई, ये शिरा होती है, ये मध्य शिरा होती है, यानी शिराओं का कैसे फैलिटी होती है। तो पत्ती का जो शिरा विन्यास बच्चों ये दो प्रकार का होता है। ओके, एक होता है समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। और दूसरा होता है बच्चों दूसरा होता है जालिका, समांतर शिरा विन्यास और एक जालिका शिरा विन्यास। दो होते हैं शिरा विन्यास के, दो होते हैं, एक होता है समांतर शिरा विन्यास और दूसरा होता है जालिका शिरा विन्यास। अब देखिए समांतर में क्या होता है, जब बीच में हमने देखा यहाँ पर जालिका बद्ध होता है, जालिका हम लिखेंगे इसको। समांतर शिरा विन्यास में होता है कि मध्य शिरा से दोनों तरफ शिराएं एक साथ निकलती हैं। ओके, यानी मध्य शिरा है, मध्य शिरा से दोनों शिराएं एक साथ, तो हम समांतर या पैरेलल शिरा विन्यास बोलेंगे इसको, जालिका यानी रेक्टेंगुलर शिरा विन्यास। ओके, अब इसमें हम कहेंगे कि तो शिरा विन्यास कैसा होता है बच्चों, तो हम देखते हैं ये जो बीच में मध्य शिरा जाती है, यहाँ से कैसे भी किसी भी तरह का शिरा विन्यास हो सकता है, यानी ब्रैकेट प्लेट होता है शिराओं का जाल बना हुआ रहता है, इसलिए हम कहते हैं जालिका शिरा विन्यास या जालिकाबद्ध शिरा विन्यास। ओके, अब जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए आप ये होता है जो समांतर शिरा विन्यास होता है, ये बांस केला, हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल बांस केला। ओके, जैसे है बांस केला, आपका गन्ना, गन्ना का जो प्लांट होता है ना, उससे क्या होता है समांतर शिरा विन्यास होता है, यानी एक्सेट्रा, और ये अधिक हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब इसकी अपने जालिका बद्ध, तो इसका हम सकते हैं पीपल, नीम, ठीक है ना, पीपल है, नीम है, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं जालिकाबद्ध, यानी इसमें शिराओं का जाल बना हुआ होता है। तो उसको हम बता भी सकते हैं कि आपका समांतर शिरा विन्यास क्या होता है और जालिका शिरा विन्यास क्या होता है। समांतर शिरा विन्यास में दोनों जो शिराएं होती हैं वो समान से पैरेलल एक दूसरे से समांतर निकलती है, जबकि जालिका शिरा विन्यास में शिराओं का एक जाल बना हुआ होता है, वो होता है हमारा एग्जांपल जैसे नीम और पीपल। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा शिरा विन्यास की जो शिराओं का जो जाल है वो भी दो प्रकार का होता है। इसके अलावा बच्चों अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका है इसके अंदर कि आपका जो ये पत्ती है उसका कार्य क्या होता है, पत्ती के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पत्ती का जो मेन कार्य है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य। कि पत्ती मेन कार्य क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बारे में आपकी जो नेक्स्ट क्लास है सब क्लास में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ समझाते हैं कि पत्ती के कार्य, पत्ती का मेन कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करना। ओके, और जितने भी क्योंकि पत्ती में क्या होता है हरा रंग होता है, और हरा रंग होता है क्लोरोफिल नाम का, हरित कवक नाम का एक वर्णक होता है। हम लिख देते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करना, भोजन निर्माण करना यानी भोजन बनाना। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाना, और यही भोजन जब प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है यह पूरे पौधे के अंदर सक्रिय होता है, वहीं से पौधे के अंदर बना हुआ भोजन जाता है।
ओके, इसीलिए जो पत्ती है इसको हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर। तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश में किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। ओके, किचन ऑफ द प्लांट हो गया है। और ये क्या होता है, पत्ती को कहते हैं। ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्ती जो अपना भोजन निर्माण करती है, और पौधे का इसी इसको क्या कहते हैं, रसोई घर यानी किचन ऑफ द प्लांट पत्ती को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हम पत्ती की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की समझना हमें होगा कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बच्चों देखिए, फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों के द्वारा अपना भोजन खुद बनाना। और कौन सी प्रक्रिया के लिए बनाना, इसमें हमें चार जो चीजें होती है उसकी आवश्यकता होती है। पहला होता है हमारा हरित द्रव यानी वर्णहरित क्लोरोफिल। सेकंड हमारे चाहिए हमें जल, पानी, सूर्य का प्रकाश, और एक हमें चाहिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो हम क्या कहेंगे, हरे पौधों की, एक वर्ड आता है ग्रीन प्लांट्स, यानी हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। हरे पौधे जहां पे होंगे वहां पे क्लोरोफिल होगा, उस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। जैसे कि हमने झाड़ी के बारे में, शाक के बारे में पढ़ा था कि शाक क्या होते हैं, कोमल होते हैं, इनके तने का रंग हरा होता है, आसानी से बोला जा सकता है कि हमने पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जितने भी पौधे हैं उनमें हरे फ्लावर जो पाया जाता है वो प्लांट क्या होता है, वो पार्ट हरा होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम यहाँ प्रकाशन दिखा देती हूँ आपको। हरे पौधों की क्लोरोफिल हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंस में, की उपस्थिति में जल व CO2 एंड पूरा लिखा है इसका मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, क्योंकि मैंने लिखा थी शायद आपके बुक में नहीं है ये, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि बेसिकली हमें पता होना चाहिए अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, पत्तियों ने तो अपना भोजन बना लिया, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, ओके, यानी क्या कर रही है वो पत्ती, क्या कर रही है पत्ती, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करती है, एक तो ऑक्सीजन OTI, ऑक्सीजन व स्टार्च यानी
बनाती है, यानी निर्मुक्त करती है। इसको हम नॉर्मल भाषा में लिखेंगे साइंटिफिक क्वेश्चन को, निर्मुक्त करती है। ओके, क्या मिल रहा है इससे? ऑक्सीजन और स्टार्च हमें मिल रहा है। तो इसको हम एक सिंपल एक इक्वेशन के द्वारा किस समझ सकते हैं कि आपने कॉपी में उतार लिया होगा पहले आपने। ओके, आगे हम बात करते हैं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एक बार इसको हम सिंपल इक्वेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने लिया। क्या लिया था हमने? तो CO2, ओके, एक हमने लिया था जल। जल यानी ये H2, ये क्या होता है? जल। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने इन दोनों की क्रिया कराई और किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश। ओके, सूर्य का प्रकाश था और साथ में क्या था? क्लोरोफिल। ये चार चीजें हमने यूज में की बच्चों ने, और क्या बना दिया यहाँ पे? ऑक्सीजन प्लस स्टार्च, यानी ये होता है बंध, क्योंकि बाद में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचरित हो जाता है। ये आपकी इक्वेशन हो गई है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है। यानी इसको हम इसी तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं कि हर एक बात को कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ऑक्सीजन व स्टार्च को निर्मुक्त करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन और स्टार्च को निर्मुक्त करते हैं। ये हमारा हो गया, आपको समझाया मैंने कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें एक आपका बच्चों है पत्ती में आयोडीन की क्रिया के द्वारा गतिविधि है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे आप इस गतिविधि के द्वारा बताएंगे कि पत्तियां और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाती हैं? स्टार्च, मंड बनाती हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल जो प्रयोग है वो हम करते हैं। इस प्रयोग के देख के बच्चों क्या करना है हमें? हाँ, एक गतिविधि है, पहला एक गतिविधि और दो गतिविधि मैं आपको समझाऊंगी, वो हम थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। गतिविधि है, ये गतिविधि में क्या करना है? इसके अंदर आपको प्रकाश संश्लेषण की आयोडीन बन रहा है पत्तियों में, वो स्टार्च बन रहा है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो इस गतिविधि में हमें क्या चाहिए? सामग्री क्या चाहिए हमें? एक चाहिए हमें पौधे, दो पौधे चाहिए, दो पौधे चाहिए, दो पौधे लिया और हमने लिया यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन विलयन। ओके, आयोडीन विलयन लिया, दो पौधे लिए और दो गमले लिए। गमले युक्त पौधे ले सकते हैं हम। ओके, आगे अब हमें क्या करना है बच्चों? देखिए, सबसे पहले हमने दो पौधे लिए, दोनों पौधों में जो एक पौधे को तो हमने अंधकार यानी अंधेरे में रखा और दूसरे पौधे को हमने सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में रखा। आफ्टर 72 आवर्स एक को किसमें रखा? सूर्य के प्रकाश में रखा, सनलाइट में रखा, और दूसरे पौधे को हमने ये पौधा है और ये भी, और इसको हमने रखा अंधकार में यानी अंधेरे कमरे में हमने इसको रख दिया। सूर्य के प्रकाश में रखा और अंधेरे में रखा। आफ्टर 72 आवर्स यानी 72 घंटे बाद, 72 घंटे बाद में हमने क्या देखा? हमने क्या किया? जो सूर्य के प्रकाश में से भी एक लीफ की हमने और अंधेरे में से भी जो पौधा लगाया था उसमें से भी एक लीफ हमने, और दोनों को लीफ को हमने गर्म पानी में उबाला था। ठीक है ना? गर्म पानी में उबालने के बाद में एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिए, ये वाला है और ये दोनों में हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या रखा? यहाँ पे वो लीफ डाल दी, जो हमने उबाली थी ना, इससे जो भी लीफ का वो भी निकल जाए, तो हमने यहाँ पे अब लीफ दोनों में डाल दी। अब लीफ में जब इसमें पानी भरा हुआ है दोनों में, इसमें हमने क्या डाला? आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें हमने दोनों में डाल दी। उसके बाद डालने के बाद हम देखते हैं जो पौधा सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ था उस पौधे का जो कलर है वो क्या हो जाता है? रंग परिवर्तित हो जाता है।
लीफ है, लीफ का कलर चेंज हो जाता है। जो सूर्य के प्रकाश में नहीं सब कलर चेंज हो जाता है। कौन सा कलर आता है? पर्पल यानी बैंगनी कलर आता है। जबकि जो पौधा निकाल में आता है रंग परिवर्तित नहीं होता है, रंग परिवर्तित नहीं होता है। ओके, समझ में आया आपको? ये हमने किया आयोडीन आयोडीन का प्रेक्षण। इससे हमें पता चलता है कि जो जिस भौतिक का रंग परिवर्तित हो गया तो क्या होगा? इसमें क्या था? स्टार्च था। और स्टार्च जब आयोडीन के साथ में क्रिया करता है तो कलर चेंज कर देता है। कलर क्या होता है? पर्पल कलर का हो जाता है। और अगर जिसमें स्टार्च नहीं होता है तो आयोडीन से कलर जो आपका क्रिया नहीं करता है, और क्रिया नहीं करता तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? यही कि आपके सूर्य के प्रकाश में जो होता है पत्ती के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में स्टार्च का निर्मुक्त होती है, स्टार्च बनता है। और वही स्टार्च जो होता है जब आयोडीन प्रोसेस क्रिया होती है तो आयोडीन क्रिया करने के बाद भी स्टार्च जो होती है वो कलर चेंज कर देती है। ओके, एक प्रयोग हो रह गया है आपका पत्ती के तरह का, वो हम अपने नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम समझेंगे। आज इतना हो गया, इतना हो गया, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।